हाँ जी डियर व्यूवर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। आज इंग्लिश की बेसिक टर्म्स है। ये मैंने वो टर्म्स सेलेक्ट की हैं जो इंग्लिश की ग्रामर के अंदर बार बार रिपीट होती हैं, लेकिन इनका हमें कंसेप्ट है उसके बारे में क्लियर नॉलेज नहीं होती। ये शब्द बार बार रिपीट होते हैं और इनको समझना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही कुछ टर्म्स के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। मेरी जो पहली टर्म रहेगी ग्रामर के लिए वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हम हिंदी भाषा के अंदर बोलते हैं पूरक। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें सब्जेक्ट के बारे में या उस सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में स्पष्ट करता है कि जो भी सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है उसके बारे में क्या कहा गया है, वो है क्या। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूं कि जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पर लिखा कि राहुल इज़ अ टीचर। राहुल इज़ अ टीचर, तो इस सेंटेंस के अंदर जो राहुल है वो हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। अब राहुल के बारे में आपको इस सेंटेंस के अंदर क्या पता लग रहा है, तो आप यहाँ से क्लियर देखोगे कि उसने बोला है कि राहुल एक टीचर है। इसका मतलब राहुल के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो इन्फॉर्मेशन है कि राहुल एक क्या है, टीचर है। तो टीचर जो वर्ड है इसके अंदर वो हमारा क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट रहेगा। ऐसे ही हमारे पास कुछ और एग्जांपल भी हैं। जैसे मैंने लिखा कि निशा इज़ अ गर्ल, कि निशा जो है वो एक लड़की है। इसका मतलब इस सेंटेंस के अंदर जो निशा है वो हमारा सब्जेक्ट है और निशा के बारे में हमें पता लगा, उसका जेंडर पता लगा कि जो निशा की बात हो रही है वो निशा कौन है, एक लड़की है। इसका मतलब कि जो इस सेंटेंस के अंदर जो ये गर्ल वर्ड है ये हमारा क्या होने वाला है, कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में जो भी हमें जानकारी होती है या वो वर्ड जो हमारे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को क्लियर कर दे कि वो क्या है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो लास्ट वाली एग्जांपल थी ये हमारी थी सब्जेक्ट को क्लियर कर रही थी। अब जो मैं एग्जांपल आपको दूंगा उसके अंदर जो वर्ड हैं वो ऑब्जेक्ट को क्लैरिफाई करेंगे कि ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया है। तो कॉम्प्लीमेंट के दो पार्ट बताए मैंने आपको कि या तो ये किसी भी सब्जेक्ट को क्लियर करेगा या किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर करेगा। तो सब्जेक्ट की एग्जांपल तो हो गई थी, अब उसके बाद आती है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल कि ऑब्जेक्ट को कैसे क्लियर करता है। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं। वी इलेक्टेड राम आवर मॉनिटर, कि हमने राम को हमारा मॉनिटर इलेक्ट किया, मतलब कि राम को हमने अपना मॉनिटर सेलेक्ट किया, चुना गया वो। तो चुनने वाले कौन है इसके अंदर, हम हैं, और हमने चुना किसको है, राम को। अब राम इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है, लेकिन राम को हमने सेलेक्ट क्या किया है, उसको हमने इलेक्ट किया है हमारा मॉनिटर। तो इस सेंटेंस के अंदर जो आवर मॉनिटर वर्ड है ये ऑब्जेक्ट को क्लियर कर रहा है कि जो भी उन्होंने ऑब्जेक्ट को इलेक्ट किया वो ऑब्जेक्ट किस चीज़ के लिए इलेक्ट हुआ है। तो उसके अंदर वो जो ऑब्जेक्ट है वो मॉनिटर के लिए इलेक्ट हुआ है। तो इसके अंदर जो आवर मॉनिटर वर्ड है ये हमारा क्या रहेगा इस सेंटेंस का, कॉम्प्लीमेंट। कि जो भी एक्शन हुआ है उसके अंदर जो राम है, चुना तो उन्होंने राम को है, राम को क्या चुना उन्होंने अपना मॉनिटर चुना है। तो मॉनिटर जो वर्ड है इसके अंदर वो हमारा क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट यहाँ से आपको क्लियर होगा कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को जो भी वर्ड्स या सेंटेंस का जो भी पार्ट क्लियर करता है दैट इज़ नाउन एज ए कॉम्प्लीमेंट। इसकी मैं आपको डेफिनेशन भी लिखवाता हूँ। तो ये डेफिनेशन होगा, देखो, द पार्ट ऑफ सेंटेंस, की सेंटेंस का वो पार्ट जो क्लियर करता है, क्लैरिफाई करता है किस चीज़ को, या तो वो सब्जेक्ट को क्लियर करेगा या आपका वो किसको क्लियर करेगा, ऑब्जेक्ट। किसके अंदर क्लियर करेगा वो, किसी भी सेंटेंस के अंदर। आपके पास कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस के अंदर कोई भी वर्ड या सेंटेंस का पार्ट जो सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को क्लैरिफाई करेगा, सो दैट इज़ नाउन एज द ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर जैसे हमारे पास ये जो मॉनिटर वर्ड था ये राम के बारे में क्लैरिफाई कर रहा था और राम इस सेंटेंस के अंदर क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक यहाँ से क्लियर हो गया। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। सेकंड टर्म मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है स्लाइवली।
तो ये हमारे लिए आज सेकंड टर्म रहने वाली है स्लाइवली। स्लाइवली क्या होता है, देखो सेंटेंस का जैसे हमारे पास कॉम्बिनेशन किस चीज़ का होता है, वर्ड्स का, वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सेंटेंस। अब जैसे वर्ड है कोई भी, सपोज करो कि मैंने एक वर्ड लिखा जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बुक, ठीक है। अब जो ये वर्ड है इसके अंदर आपको जो बी और के ये आपको नज़र आएंगे कॉन्सोनेंट, जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं व्यंजन। और जो आपको ओ दिख रहा है, ये दोनों ओ दिख रहे हैं, ये हमारे पास एक वोवल है, ठीक है। तो जो वर्ड होता है वो कॉम्बिनेशन होता है कॉन्सोनेंट का और वोवल का। जब किसी सेंटेंस के अंदर एक वोवल आया, जैसे इसके अंदर वोवल तो देखने को तो काउंटिंग तो इनकी 2 है, लेकिन इसमें वोवल तो एक ही है, ओ ही नज़र आ रहा है ना, और तो कोई वोवल नहीं है ना, तो इसको हम बोलते हैं स्लाइवली। जैसे कि किसी वर्ड का वो पार्ट जिसके अंदर एक ही वोवल शामिल हो उसको हम बोलते हैं स्लाइवली। इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ कि अ स्लाइवली इज़ ए पार्ट ऑफ वर्ड, कि ये किसी भी वर्ड का एक पार्ट है, मतलब किसी भी शब्द का एक पार्ट है, दैट कंटेन जिसके अंदर शामिल है ए सिंगल वोवल, वोवल सिंगल है, सिंगल वोवल साउंड, वोवल की साउंड, एंड दैट इज़ प्रोनाउंस्ड, और उसको प्रोनाउंस्ड कितनी बार किया जाता है, एक ही बार, एक ही यूनिट के तौर पे उसको क्या किया जाता है, प्रोनाउंस्ड किया जाता है, प्रोनाउंस्ड एज ए यूनिट। कि एक ऐसा वर्ड जिसके अंदर सिंगल वोवल की साउंड हो और उसको प्रोनाउंस्ड किया है एज ए यूनिट, एक ही यूनिट के तौर पर। अब ये इसकी मैं आपको एग्जांपल देख के बताता हूँ। जैसे मेरे पास सबसे पहले है वन स्लाइवली, एक स्लाइवली वाले वर्ड है मेरे पास कौन से देखो। पहला वर्ड मैंने लिखा RUN, रन, तो इसके अंदर एक ही वोवल है, वोवल साउंड यू है सिर्फ इसके अंदर और कोई नहीं है, तो ये हो गया वन स्लाइवली। और इसके अलावा जैसे आप और लिख सकते हो जैसे GO, गो लिख सकते हो, इसके अंदर भी हमारे पास एक ही वोवल साउंड है। इसके अलावा हमारे पास एक वर्ड है HE, ही, तो इसके अंदर भी एक ही वोवल साउंड जो काम कर रहा है, तो इन वर्ड्स को हम बोलते हैं वन स्लाइवली। इसी तरीके से हमारे पास कुछ है टू वाले भी हैं, टू स्लाइवली, जिसके अंदर 2 आते हैं। अब जैसे 2 वाले की एग्जांपल दूं तो मैं, जैसे हम अपने डेज ऑफ वीक याद करते हैं, हमने इसके अंदर मंडे याद किया, तो इसके अंदर 2 साउंड आती है, MON मन, DAY डे, मंडे। तो इसके अंदर एक वावल साउंड यहाँ से आ रही है और एक वावल साउंड हमारे पास यहाँ से आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं टू स्लाइवली। इसी तरीके से हमारे पास FOUR, फॉर, इसके अंदर यू की आवाज़ नहीं आ रही, तो वावल साउंड तो एक ही है, ओ की आवाज़ है, फॉर, और एक जैसे हमारे पास टीन, तो इसके अंदर एक ये हो गया। तो हम इसको अगर तोड़ के लिखेंगे तो एक स्लाइवली ये बनेगा, एक ये बनेगा, तो 2 मिलके ये पूरा कंप्लीटली टू स्लाइवली वर्ड बन गया। तो इसके अंदर वोवल नहीं देखना आपने, वोवल का साउंड देखना है। फॉर, ओ की आवाज़ आ रही है, सिर्फ एक ही साउंड आ रहा है, ठीक है। तो एक साउंड यहाँ से आ रहा है, एक वोवल साउंड यहाँ से आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं टू स्लाइवली। इसके अलावा हमारे पास और भी एग्जाम्पल है, जैसे आप SUND, सन डे, तो इसके अंदर आपके पास एक वावल साउंड यहाँ से आ रहा है, एक वावल साउंड यहाँ से आ रहा है, तो ये संडे है जो, ये हमारा क्या है, टू स्लाइवली। ऐसे ही कुछ वर्ड हैं हमारे पास 3 स्लाइवली भी हो सकते हैं, जिसके अंदर 3 सिलेबल आते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास है, जैसे हम लिखते हैं वेटनेसडे, तो वेट के अंदर एक साउंड आ गया, नेस एक ही आवाज़ इसके अंदर आ गई, और डे एक ही आवाज़ इसके अंदर आ गई, तो इसके अंदर 1, 2 और 3, इसके अंदर हमारे 3 वावल साउंड यूज़ हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं 3 स्लाइवली। वंडरफुल, वन, डर, फुल, तो इसके अंदर आप देखोगे कि 1, 2 और 3 वावल साउंड आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं 3 स्लाइवली।
तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स आप और भी इंग्लिश के अंदर ढूंढ सकते हैं। तो उससे आपको प्रैक्टिस कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ वन सिलेबल यूज़ हुआ, कहाँ टू और कहाँ थ्री। पर आपने बात ध्यान ये रखनी है कि वॉवल की काउंटिंग नहीं करनी कि कितने वॉवल आए हैं, आपने सिर्फ उसका साउंड देखना है कि उसका साउंड कितनी बार रिपीट हो रहा है उस वर्ड के पार्ट में। यहाँ पे आप डेफिनेशन में ये भी देखोगे कि मैंने यहाँ पे लिखा है सिंगल वावल साउंड। यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सिर्फ वावल नहीं काउंट करने, उसकी क्या काउंट करनी है, साउंड की, उसकी साउंड कितनी बार रिपीट हो रहा है। तीसरी टर्म आपके लिए है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, प्री का मतलब होता है पहले और फिक्स का मतलब किसी चीज़ के साथ जुड़ जाना। तो जैसे कि आप हिंदी के अंदर या पंजाबी लैंग्वेज के अंदर अगेतर या पिछेतर करते हैं, ठीक है, तो जैसे पंजाबी के अंदर हम उसको अगेतर पिछेतर बोलते हैं, तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स जिसको हम इंग्लिश के अंदर ओरिजिनल वर्ड के आगे की तरफ लगा देते हैं तो उनको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। जैसे कि मैंने एक वर्ड लिखा पॉसिबल, POSSIBLE, ये हमारा ओरिजिनल वर्ड है। इसके अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ IM, इम्पॉसिबल, तो जो ये IM है ये पॉसिबल वर्ड का हमारा क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स। इसी को हम इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। ऐसे ही हमारे पास कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे मैंने लिखा वर्ड PURE, प्योर, तो यहाँ पे मैंने आगे लिख दिया IM, इम्प्योर, तो जो इसके अंदर IM वर्ड है ये हमारा क्या रहेगा, प्रीफिक्स। तो इंग्लिश के अंदर ज़्यादातर हमारे पास एक IM वर्ड यूज़ होता है, एक ज़्यादा करके IN, एक UN और एक EN, एक DS। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बार बार हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एज ए प्रीफिक्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैंने बोला डिसिप्लिन, अब डिसिप्लिन का प्रीफिक्स क्या लगा देंगे हम, IN, इनडिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन। जैसे ही वर्ड आता है हमारे पास नेसेसरी, नेसेसरी का हम क्या बनाते हैं, अननेसेसरी, तो उसके आगे नेसेसरी के आगे जो वर्ड हमने यूज़ किया अन, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। तो यहाँ से आपको प्रीफिक्स वर्ड है जो वो क्लियर होगा। तो यहाँ से आपको डेफिनेशन है कि दी वर्ड विच आर फिक्स्ड बिफोर दी ओरिजिनल वर्ड, ओरिजिनल वर्ड से पहले ही अगर हमने कोई वर्ड उसके साथ जोड़ दिया तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रीफिक्स। नेक्स्ट मेरे पास टर्म है सफिक्स, तो ये प्रीफिक्स का उल्टा होगा। अब इसमें जो भी ओरिजिनल वर्ड है उसके अगर आगे की तरफ, यानी कि उसको जैसे हम लिखने में जैसे यूज़ करते हैं अंडर, ठीक है, तो अंडर हमारे पास एक ओरिजिनल वर्ड है, इसके आगे मैंने लिख दिया एज, अंडर एज, तो जो ये एज वर्ड मैंने इसके साथ इस तरफ राइट हैंड साइड पे यूज़ किया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स। तो आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, जैसे SU का मतलब क्या होता है, अब इसको पूरा लिखें तो सक्सेस, सक्सेस के जब आपको किसी भी फील्ड के अंदर सक्सेस मिलती है तो आप आगे की तरफ जाते हैं, तो इसमें भी जो वर्ड है अंडर के कहाँ लगा हुआ है, आगे की तरफ लगा हुआ है, तो आप S से याद रखोगे, सक्सेस मिलेगी तो आगे जाओगे। और P को आप नॉर्मल समझ सकते हो, P का मतलब पीछे, तो इसका मतलब ये ओरिजिनल वर्ड से क्या लगेगा, पीछे, इस साइड लगेगा, लेफ़्ट साइड लगेगा, और सक्सेस के अंदर आप आगे जाते हैं, इसलिए आपका ये वर्ड मूल जो शब्द है, ओरिजिनल जो शब्द है उसके आगे की तरफ लगता है। ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, सफिक्स। तो ये डेफिनेशन होएगा हमारे लिए, दी वर्ड्स विच आर फिक्स्ड, जिनको फिक्स किया जाता है कहाँ पर, आफ्टर दी ओरिजिनल वर्ड, ओरिजिनल वर्ड के आगे जिसको हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, सफिक्स। ठीक है, जैसे हम वर्ड लिख सकते हैं ब्रेक प्लस एज, ब्रेकेज, तो ब्रेक के जो ये आफ्टर बाद में यूज़ एज वर्ड किया गया है, सो दैट इज़ नाउन एज दी सफिक्स, इसी को हम बोलते हैं सफिक्स। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ वर्ड आज के लिए होगा प्री मॉडिफायर। प्री मॉडिफायर, प्री मॉडिफायर क्या होता है, कोई भी ऐसा वर्ड जो हमेशा नाउन से तो पहले आता है, लेकिन जैसे ही वो नाउन से पहले वर्ड आएगा तो वो नाउन का जो मीनिंग है उसके या उसका जो अर्थ है उसके अंदर क्या कर देता है, वो वृद्धि कर देता है, मतलब उसके मीनिंग को एक्सटेंड कर देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्री मॉडिफायर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आई हैव इनवाइटेड अ ट्रू फ्रेंड
कि मैंने एक सच्चे दोस्त को इनवाइट किया। तो यहाँ पे जो फ्रेंड वर्ड है ये हमारा क्या हो गया इसके अंदर, नाउन। और इससे पहले जो ये वर्ड आया ट्रू, ये इस फ्रेंड के मीनिंग को या जो इसका अर्थ है इसको और ज़्यादा क्या कर देता है, एक्सटेंड कर देता है। तो ऐसे वर्ड जो किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन से पहले आते हैं और नाउन के अर्थ को और ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं, उसके अंदर वृद्धि करते हैं, तो ऐसे शब्द को हम क्या बोलते हैं, प्री मॉडिफायर। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कि ही मिसबिहेव्ड विद एन इनवाइटेड फ्रेंड, कि उसने एक ऐसे दोस्त के साथ मिसबिहेव किया जिसको क्या किया गया था, इनवाइट किया गया था। मतलब वो इनवाइटेड था, अनइनवाइटेड नहीं था। तो यहाँ पे जो वर्ड हमारे पास फ्रेंड है ये हमारे पास एक नाउन है, और जो ये इनवाइटेड वर्ड है इसके अर्थ में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, उसको इंक्रीज़ कर रहा है, एनहेंस कर रहा है। तो ये जो वर्ड होगा हमारा वो क्या हो गया, प्री मॉडिफायर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्री मॉडिफायर। तो ये थी वर्ड था प्री मॉडिफायर। नेक्स्ट वर्ड है जो बहुत कम लोग जानते हैं और वो वर्ड है हमारे लिए स्लैंग। अब ये स्लैंग क्या होता है, देखो जैसे हम अपने दोस्तों से डेली मिलते हैं, डेली डील करते हैं, लेकिन हम जब उनके साथ बातचीत करते हैं तो उनके साथ हमारी दोस्ती इतनी गूढ़ी होती है कि हम कुछ भी उनको बोल देते हैं, जो भी मन में आया बोल दिया। कई बार तो हम उनको गाली भी दे देते हैं, ठीक है। तो वो उसको फील नहीं करते, उनको लगता है कि ये नॉर्मल वर्ड है हमारे लिए और हम डेली एक दूसरे के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मेरे को बोलना नहीं चाहिए वैसे, पर जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरा ख़ास फ्रेंड है, मेरे को पता कि मेरी बात का वो गुस्सा नहीं करेगा और मैं भी उसकी बात का गुस्सा नहीं करता, और मैंने उसको बोला साले कहाँ जा रहा है तुम। तो इसका मतलब अगर ये किसी मैं अनजान व्यक्ति को बोलूँगा तो शायद मेरे साथ वो क्या करेगा, लड़ पड़ेगा। लेकिन मैं उसको अपने दोस्त को बोल रहा हूँ और वो मेरी बात को फील नहीं करेगा, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो हम किसी इनफॉर्मल तरीके से इनफॉर्मल फ्रेंड्स को बोलते हैं और वो हमारी बात का गुस्सा नहीं करता और ये हमारी नॉर्मल लैंग्वेज की या नॉर्मल जो बातचीत का एक हिस्सा है, ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं स्लैंग। एक तरह की गाली होती है, लेकिन इसको तभी यूज़ किया जाता है स्लैंग वर्ड को जब हम एक दूसरे को जानते हैं और वो हमारी लड़ाई का कारण नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, स्लैंग। अब इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं। देखो कि स्लैंग कंसिस्ट ऑफ ए वर्ड, कि स्लैंग के अंदर वो वर्ड शामिल है जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं या उनका मीनिंग होता है दैट आर इनफॉर्मल, कि वो एक अच्छी लैंग्वेज तो नहीं है, असभ्य लैंग्वेज है, फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है यहाँ पे ये, लेकिन वो लैंग्वेज को हम इनफॉर्मल बोलेंगे। एंड यूज्ड बाय द पीपल, और ये उन लोगों द्वारा यूज़ की जाती है हु नो ईच अदर वेरी वेल। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ हम उनके साथ ही यूज़ करते हैं जिनको हम अच्छी तरीके से एक दूसरे को जानते हैं। एंड क्वाइट फैमिलियर मतलब उससे हमारा जो बिहेव है वो फैमिली जैसा ही है, कि जैसे हमारा फैमिली के अंदर एक दूसरे से किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं होता एक दूसरे से। तो इसी तरीके से जो ये लैंग्वेज है हम उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जिनको हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जिनके साथ हमारा फैमिलियर बिहेवियर है। तो इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, स्लैंग। तो यहाँ से आपको इसका मीनिंग है जो वो क्लियर हो गया होगा। अब आए हमारे पास नेक्स्ट टर्म है जो टेंस, जिसके बारे में हर एक स्टूडेंट है जो या हर एक जो मेरा व्यूवर है उसको अभी तक भी इसके बारे में परफेक्ट नहीं पता कि टेंस होता क्या है। हम इसके सारे रूल याद कर लेते हैं, हर चीज़ हमें याद होती है कि कहाँ पर एस लगेगा, कहाँ ई एस लगेगा, कहाँ सेकंड फॉर्म लगेगी। लेकिन अगर उनको पूछे ना कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टेंस, कि टेंस होता क्या है, तो उनके पास इस चीज़ का कोई भी जवाब नहीं होता। तो मैं आपको यहाँ से क्लियर करता हूँ कि अब टेंस होता क्या है। अगर मैं टेंस को सिर्फ एक लाइन में डिफ़ाइन करना चाहूँ ना, तो इसका मीनिंग होता है टेंस इज़ द स्टडी ऑफ वर्ब। टेंस इज़ द स्टडी ऑफ वर्ब, कि जो टेंस है वो वर्ब की स्टडी करता है। बट वर्ब की स्टडी करता कैसे है? अगर आपको कोई भी पूछे कि टेंस होता क्या, तो आपने सिर्फ एक लाइन में क्या बोलना है, टेंस इज़ द स्टडी ऑफ वर्ब। अब इसके बाद जो ये स्टडी होती है वर्ब की, वो दो तरीके से होती है। कि एक तो वो जो एक्शन हुआ आपका, कोई भी आपने एक्शन किया है, उसका टाइम क्या था। टाइम का मतलब
कि वो एक्शन प्रेजेंट में हुआ था या आपका वो एक्शन पास्ट में हुआ था या आपका वो एक्शन फ्यूचर में होगा। तो एक तो ये टाइम बताता है कि टाइम कब था, पहले था, अब था या आगे होगा। दूसरा, वो एक्शन हुआ कैसे था, कि वो आपको एक्शन रेगुलर हो रहा था या आपका जो एक्शन था वो कॉन्टिन्यूसली हो रहा था, ठीक है, या वो आपका एक्शन था वो कंप्लीट हो चुका था, परफेक्ट हो चुका था। तो ऐसे हम इसको ये भी बता सकते हैं कि एक्शन हुआ कब था और उसके साथ साथ वो एक्शन हुआ कैसे था। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। सो टेंस इज़ द स्टडी ऑफ वर्ब इन विच हाउ द एक्शन इज़ हैपन्ड एंड व्हेन द एक्शन हैपन्ड। एक्शन हुआ कब था और वो एक्शन हुआ कैसे था, इसी को हम बोलते हैं। जब इस चीज़ की हम स्टडी कर लेते हैं तो इसका मतलब आपको टेंस की स्टडी हो चुकी है। सो टेंस इज़ द स्टडी ऑफ वर्ब इन विच हाउ द एक्शन इज़ हैपन्ड और व्हेन द एक्शन इज़ हैपन्ड। एक्शन हुआ कब था और एक्शन हुआ कैसे था, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। इसकी मैं आपको एक पर्टिकुलर डेफिनेशन भी लिखवाता हूँ। तो मैंने यहाँ से एक डेफिनेशन ली है कि टेंस इज़ दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, कि जो क्रिया का वो रूप जो ये शो करता है नॉट ओनली द टाइम ऑफ एक्शन, जिसके अंदर सिर्फ ये ना बताया जाए कि वो टाइम क्या था एक्शन के होने का, बट आल्सो द स्टेट ऑफ एन एक्शन, और उसके अंदर ये भी बताया जाए कि वो एक्शन किस तरीके से हुआ था या किस स्थिति में हुआ था। तो उसकी स्थिति भी बताएगा और साथ साथ उसका हमें टाइम भी बताएगा। और जिस वर्ब से हमें ये पता लगे कि कोई भी एक्शन का टाइम क्या था और वो किस स्थिति में हुआ था, तो इसकी स्टडी करने का जो मेथड है उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आज की टर्म है, जो लास्ट टर्म है, हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, डिटर्मिनर एंड एडजेक्टिव। जो हमारी ट्रेडिशनल ग्रामर है, मतलब कि जो हमारी पुरानी जो ग्रामर है जो पहले चलती आ रही थी, उसके अंदर ये माना गया था कि जो डिटर्मिनर है और जो एडजेक्टिव है वो दोनों एक ही हैं, मतलब इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जाता। लेकिन जो मॉडर्न ग्रामर है, जो हमारे पास आज की ग्रामर है 21 सेंचुरी की, तो उसके अंदर जो डिटर्मिनर है और जो एडजेक्टिव है इन दोनों को अलग अलग डिफाइन किया गया है। तो पहले वाले तो जो ग्रामिस्ट थे वो ये मानते थे कि इन दोनों का एक ही रूप है और इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों के अंदर कुछ बेसिक फ़र्क है। जैसे हमने एक लिखा पहले यहाँ पे डिटर्मिनर और एक लिखा हमने यहाँ पे एडजेक्टिव, ठीक है। तो इन दोनों में बेसिक फ़र्क कहाँ पर है। जो डिटर्मिनर होते हैं इंग्लिश के अंदर, उसके अंदर हम किसी प्रकार का कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स है जो, उसको हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के अंदर हम किसी प्रकार का प्रीफिक्स या फिर जो सफिक्स है उसको ऐड करके हम उसका जो वर्ड है उसको चेंज कर सकते हैं, जो ओरिजिनल वर्ड है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे ब्लैक एक वर्ड है हमारे पास, तो ब्लैक एडजेक्टिव है, तो इसके अंदर अगर मैं ISH ऐड कर दिया तो अब ये वर्ड बन गया हमारे पास ब्लैकिश, ठीक है। तो हम जो एडजेक्टिव है उसके साथ कोई भी सफिक्स या प्रीफिक्स को ऐड करके उसका जो वर्ड का फॉर्म है उसको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो डिटर्मिनर होते हैं इनके अंदर हम उसका जो मूल रूप है उसके अंदर ना तो कोई प्रीफिक्स जोड़ेंगे और ना ही उसके अंदर क्या जोड़ेंगे, सफिक्स जोड़ेंगे। जैसे डिटर्मिनर के अंदर हमारे पास A, N, दी, सम, ठीक है, ऑल, हॉल, तो ये जो वर्ड हैं इनको हम डिटर्मिनर बोलते हैं। इसके बारे में हम पर्टिकुलर बाद में भी चर्चा करेंगे किसी दिन, डिटर्मिनर होते क्या हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ से आपको डिटर्मिनर और एडजेक्टिव, जिसको कि पुराने जो ट्रेडिशनल ग्रामर वाले थे वो सेम मानते थे, लेकिन इन दोनों में यही एक बेसिक फ़र्क होता है कि इसके अंदर हम प्रीफिक्स या सफिक्स का यूज़ नहीं कर सकते, जबकि इसके अंदर हम प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। जहाँ पर आपको कोई एरर लगती है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के भेज सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।